हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सीरीज जिसमें अपन पीवाईक्यूज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस करने वाले हैं एनएमटीसी के लिए। तो लास्टली अपन ने बात कर ली थी नंबर थ्योरी में कैसे पीवाईक्यूज आएंगे, एलजेब्रा में कैसे पीवाईक्यूज आएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कमर्शियल दैट इज एवरीडे मैथमेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनके पीवाईक्यूज पे करते हैं जल्दी से प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, let's quickly start. Samruddh got an average mark 85 in his first 8 tests and an average 81 for the first 9 tests. Okay, तो देखो क्या गिवन है कि समरुद्ध जो है ना उसको एवरेज 85 आया। ओके, कितना आया? एवरेज 85 आया इन हिज फर्स्ट 8 टेस्ट, राइट। तो सबको क्या ये पता है एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज कैसे निकाला जाता है, राइट? तो एवरेज इज एक्चुअली, हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, बेसिकली इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। हम सम अपॉन टोटल नंबर बोल देते हैं, राइट। अब क्या गिवन है कि उसको कितने एवरेज आया? 85 इन 8 टेस्ट। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं दैट एवरेज वाज 85 आउट ऑफ 8 टेस्ट एंड जो उसके टोटल मार्क्स होंगे ना उन 8 टेस्ट के, वो लेट्स अज्यूम इज एस। जस्ट फॉर एन रेफरेंस, फॉर अ रेफरेंस अपन मान लेते हैं एस थे। तो एक बार एस का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये एस कितना हो जाएगा? 85 टाइम्स 8, जल्दी से सॉल्व कर लो। 640 एंड 40, तो 680 हो जाएगा, राइट। तो 680 क्या हो गया? 680 उसके फर्स्ट 8 टेस्ट का टोटल स्कोर हो गया। ठीक है, टोटल स्कोर जैसे फर्स्ट टेस्ट में कुछ आया होगा, सेकंड में इन एंड सो ऑन, तो उसका टोटल स्कोर हो गया 680। अच्छा, सेम वे उसके 81 एवरेज था इन 9 टेस्ट, राइट। तो अगर मैं सेम चीज यूज कर लू 81 फॉर 9 टेस्ट, तो हम मान लेते हैं इसका कुछ सम आएगा एंड दैट इज एस डैश, राइट। तो एस डैश कितना हो गया? 81 टाइम्स 9 कितना हो जाएगा? 729। तो नाउ वी गॉट टू नो कि उसका टोटल स्कोर इन 9 टेस्ट वाज 729 एंड 8 टेस्ट वाज 680। हमको क्या चाहिए? उसके 9th टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे। तो ऐसा नहीं लग रहा है 9th टेस्ट विल बी, देखो ऐसा समझो कि फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट अप टू 7th 8th 9th, राइट। तो 9th टेस्ट तक के मार्क्स हमको बताएं। अगर उसमें से 8 टेस्ट तक के मार्क्स में एक्सक्लूड कर दूं या हटा दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, तो क्या 9th टेस्ट के ही मार्क्स आएंगे? तो बेसिकली कहना है से जो आंसर होगा दैट इज नथिंग बट एस डैश माइनस एस। 9 टेस्ट के मार्क्स टोटल मार्क्स माइनस 8 टेस्ट के टोटल मार्क्स। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे एंड देन वील गेट 729 माइनस 680 विच इज 49। ठीक है, तो उसके 9th टेस्ट में कितने मार्क्स आए? 49। तो बेसिक एवरेज का क्वेश्चन था जिसमें हमें सम अपॉन नंबर वाला फॉर्मूला यूज करना था। और एवरेज के सभी क्वेश्चन ना इस बात पे ही डिपेंड करते हैं, इस बेसिक एक फॉर्मूला पे डिपेंड करते हैं कि एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर। कभी भी एवरेज का क्वेश्चन हो तो हर बार ये अप्लाई करना, जो भी चीज मिसिंग हो उसको लेट्स से कुछ अज्यूम कर लेना एक्स वाई ए बी एंड फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। ठीक है क्या? आई होप इट्स क्लियर। ओके, let's move on to the next one. Okay, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑन SI. SI इज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर क्वेश्चन है। ओके, क्या गिवन है कि एक्स वाई जेड आर 3 सम्स ऑफ मनी, मतलब कुछ अमाउंट गिवन है एक्स वाई जेड, राइट, सच दैट वाई इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स, जेड इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई। तो बेसिक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो आई गेस सबसे पहले जो अपने को चाहिए दैट इज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, दैट इज PRT बाय 100, राइट। तो इसमें क्या क्या गिवन है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले केस में क्या गिवन है कि y जो है दैट इज SI ऑन x, मतलब अगर किसी ने x मनी इंटरेस्ट पर लिया है तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा होगा? y। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूला में इनपुट करूं, डायरेक्टली पुट करूं, तो क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू x इंटू, नाउ रेट एंड टाइम, क्या रेट एंड टाइम पता है क्या?
नहीं गिवन है, कहीं नहीं बोला हुआ कि रेट और टाइम क्या है. लेट्स अगेन अज्यूम इट टू बी आर एंड टी. क्या ये बात समझ में आई क्या? क्या किया अपन ने कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में y और x को इनपुट कर दिया कि y सिंपल इंटरेस्ट था फॉर द प्रिंसिपल x. रेट एंड टाइम अपने को नहीं पता था तो आई जस्ट अज्यूम्ड r और t ले लेते हैं. ठीक है, आई गेस इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आगे, तो फॉर टाइम बिंग इसको यहीं रहने देते हैं. क्योंकि एक और पार्ट था z इज SI ऑन y, तो सेम चीज अगर मैं z के लिए भी कर लूं तो z वुड बी y r t by 100. ओके, अब देखो इन दोनों फॉर्मूला से या इन दोनों इक्वेशन से आई वुड से मेरे को एक बात दिख रही है कि इधर से भी आर टी बाय 100 है, इधर भी आर टी बाय 100 है. तो वाई नॉट फाइंड आर टी बाय 100? इधर से भी सेम, क्या मैं बोल सकता हूं z बाय y इज आर टी बाय 100 एंड सिमिलरली y बाय x इज आर टी बाय 100, राइट? अब आर टी बाय 100 सेम है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों इक्वेशंस 1 एंड 2 शुड एक्चुअली बी इक्वल. और आई गेस जैसे ही इक्वेशन को इक्वेट करेंगे विल गेट अ रिजल्ट. दोनों को इक्वेट कर दिया, y बाय एक्स इक्वल्स टू z बाय y. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, व्हाट विल वी गेट? y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स z. ठीक है, तो हमारे पास x, y और z में रिलेशन आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर बी. तो देखा कि कमर्शियल में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो एवरीडे मैथमेटिक्स वाले जो क्वेश्चन है, वो मोस्टली वो जो कुछ फॉर्मूलाज हैं उन पर डायरेक्टली एक एप्लीकेशन है. तो बस कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो ये जरूर ध्यान रखना कि किस टॉपिक पर, किस पार्ट पर वो क्वेश्चन है, उसका फॉर्मूला अगर है तो सीधा सीधा अप्लाई कर दो. राइट, इधर भी हमने वही किया कि y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, तो हमने प्रिंसिपल x माना, सिंपल इंटरेस्ट y माना, सिंप्लीफाई किया, एक इक्वेशन निकाली फॉर आर टी बाय 100. अच्छा, ऐसे मुझे कैसे पता लगा कि आर टी बाय 100 को ही लेना है? देखो, व्हेन आई वाज ऑन दिस स्टेप मुझे ये पता लगा कि मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो आई लेफ्ट इट आउट कि छोड़ देते हैं हाल फिलहाल के लिए. फिर वापस देखा, फिर मुझे आर टी बाय 100 दोनों तरफ देखा, क्योंकि रेट एंड टाइम जो था दैट वाज एक्चुअली सेम इन बोथ द केसेस. ठीक है, इसलिए आर एंड टी सेम लिया. जैसे ही लिया तो बस वहां से हमको एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि आर टी बाय 100 इज सेम, सो इक्वेट द इक्वेशंस 1 एंड 2. क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर. ओके, टू द नेक्स्ट वन. ओके, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? देयर इज फेमाइन इन प्लेस. अच्छा, फेमाइन का मतलब पता है क्या? देखो, बेसिकली ऐसे बहुत सारे जो ना खतरनाक ऐसे वर्ड होंगे, अपने को इससे डरना नहीं है पहले तो, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये एज सच अपने को हेल्प नहीं कर रहे हैं. ठीक है, जैसे फेमाइन का मतलब बेसिकली होता है स्कार्सिटी ऑफ फूड, मतलब कहीं पर खाने की कमी हो जाना. ठीक है, तो कोई जगह है वहां खाने की कमी हो गई है, बट इतना खाना है, बट देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 पीपल फॉर 31 डेज. ठीक है, तो कितना खाना है अपने पास? 31 डेज तक, विच कैन फीड 400 पीपल. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर 28 डेज 280 ऑफ देम लेफ्ट. ठीक है, तो 28 दिन के बाद 280 चले गए, कितने बचे होंगे? 120. ठीक है, ओके, आगे लिखा हुआ है कि सबको ऐसा अज्यूम करना है कि हम सब लोग ना बराबर अमाउंट ऑफ फूड खाते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा खाता है कोई कम खाता है, सबको बराबर इक्वल मानना है. ठीक है, तो बाकी फूड कितने दिन तक चलने वाला है? तो बेसिकली ये क्वेश्चन होता है डायरेक्ट एंड इनवर्स का. ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का. देखो, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है? ऐसा समझो कि अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूं तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसको बोलते हैं अपन इनवर्स. इसी जगह पर अगर डायरेक्ट की बात करते हैं तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, या सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज. वेयर एज इनवर्स में क्या होगा? एक तो इंक्रीज होगी लेकिन दूसरी डिक्रीज होगी. और ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा होगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम इसको सोचें, अगर कि ऐसा नहीं लग रहा कि ज्यादा लोग होंगे तो उनको कम टाइम, मतलब जो टाइम लगेगा खाना खाने में वो कम लगेगा. राइट,
कम लोग होंगे ज्यादा टाइम लगेगा खाना खाने में, या ज्यादा दिन तक फूड लास्ट करेगा, चलेगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना, डायरेक्ट एंड इनवर्स के क्वेश्चंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। वो क्या करना है, दो कॉलम बना लेने हैं हमारे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पीपल है और दूसरा इज डेज। तो फॉर पर्सन्स देयर वर 400, कितने दिन तक खाना चलेगा 31, बट यहां मैं 31 नहीं लिखूंगा। देखो रीजन बीइंग 31 दिन तक खाना चलेगा, दैट आई एग्री, लेकिन आगे क्या बोला है कि आफ्टर 28 डेज। तो इसका मतलब ये जो 400 पीपल होंगे ना, ये 28 डेज तक खाना खा चुके हैं, ठीक है, बिफोर। ऐसा सोचो कि ये जो 280 मैन है, इनके जाने से पहले, इनके सपोज ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे जाने वाले हैं, उस टाइम पे जाने से पहले जस्ट 1 मिनट 1 सेकंड ऐसा मान लो हम बात कर रहे हैं, उनके जाने से पहले मुझे ये सोच के बताओ कि 31 डेज में से ये 28 डेज तक का खाना खा चुके हैं, तो कितने दिन का खाना बचा होगा एक्चुअली में? तो ओनली 3 दिन का खाना बचा है। तो आउट ऑफ 400 पीपल 31 डेज में से सिर्फ 3 दिन का खाना बचा है। अब क्या हुआ कि 280 मैन निकल गए, या 280 पीपल चले गए, तो कितने बचे 120। और ये अब कितने दिन तक खाना खा सकते हैं? लेट्स अज्यूम x, क्योंकि ऑब्वियसली अब लोग कम हो गए तो खाना ज्यादा दिन तक चलना चाहिए। तो दिख रहा है क्या, लोग कम लेकिन खाना ज्यादा दिन तक चलेगा। इट इज क्वेश्चन ऑफ इनवर्स। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, ये जो दो क्वांटिटीज है इनका प्रोडक्ट इक्वल करते हैं। तो 400 इंटू 3, 120 इंटू एक्स। सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, इसी की जगह अगर डायरेक्ट का क्वेश्चन होता तो उन दोनों का डिवीजन, ठीक है, उन दोनों का डिवीजन इक्वल कर देते हम, ठीक है। तो बेसिकली ये कहां से आया डायरेक्टली, यू कैन से ये ना यूनिटरी मेथड से डिराइव्ड है। तो कभी भी डायरेक्ट इनवर्स का इस टाइप का क्वेश्चन हो तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर अप्रोच, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। दिस इज 40 10, तो डायरेक्टली आ जाएगा क्या, x इज इक्वल्स टू 10 डेज। तो कितने दिन तक खाना चलने वाला है, और 10 मोर डेज तक। क्लियर? क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज का। ओके, देखो अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है कि कुछ क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है एंड साइमल्टेनियसली किसी को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके लिए ना हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 इनिशियल, पार्ट नंबर 2 फाइनल। तो इनिशियली लेट्स से लेंथ थी L, ब्रेथ थी B और एरिया था A विच इज L इंटू B। क्या ये बात सही है क्या? अगर लेंथ ले लूं L, ब्रेथ ले लूं B, तो एरिया L भी हो जाएगा। फाइनल में क्या हुआ, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 60%। तो अगर 60% इंक्रीज कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, लेट्स से न्यू लेंथ इज L डैश, इंक्रीज इन 60% मतलब 160 बाय 100 इंटू L हो जाएगा क्या? देखो 60% इंक्रीज मतलब 100 में 60 इंक्रीज कर दो, एंड परसेंटेज है तो बाय 100। मान लेते हैं न्यू ब्रेथ इज B डैश एंड न्यू एरिया इज A डैश। अब हमको नहीं पता न्यू B डैश कितना होगा, तो मैं इसे छोड़ दे रहा हूं, लेकिन न्यू जो एरिया होगा ना वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, मतलब L डैश इंटू B डैश होगा। L डैश का वैल्यू 160 बाय 100 L, B डैश एज इट इज। अब बोला क्या था कि B को या ब्रेथ को कितना डिक्रीज करें सो दैट द टोटल एरिया पहले जितना हो, लिखा हुआ है ना, कितना कम करें सो दैट एरिया इज सेम। तो बेसिकली ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो इक्वेट कर देते हैं। एल बी इक्वल्स टू 160 बाय 100 B डैश। सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एल बी था, एल कैंसल आउट हो जाएगा, जीरोस गए, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 5 8। तो कैन आई से B डैश will be 5B by 8।
बी डैश मतलब न्यू ब्रेथ वुड बी 5 टाइम्स या 5/8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल ब्रेथ। ये बात समझ में आई क्या? राइट? अच्छा, अब पूछा कितना डिक्रीज करना चाहिए, तो इसमें हम क्या कर देंगे, डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिक्रीज परसेंट कैसे निकालते हैं? whatever has been decreased by initial into 100। तो देखो पहले b था और अब 5b/8 हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ होगा, b माइनस 5b/8 डिवाइडेड बाय इनिशियल मींस b इंटू 100। तो आई बिलीव इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 8b माइनस 5b, ये तो बन जाएगा 3b ओवर 8b इंटू 100, कैंसिल कैंसिल, कितना हो गया ये, 4 से 2, 4 से 25, दैट इज 75/2%। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर अपने पास, 75/2%। अगर ब्रेथ को डिक्रीज कर दें तो देयर एरियाज विल रिमेन सेम। ऑप्शंस हैं तो 75/2 इज 37.5, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 37.5 इन परसेंटेज। 37.5 इन परसेंटेज। आएगा समझ में कैसे करना है ऐसे वाले क्वेश्चंस को? इनिशियल लेंथ ब्रेथ, फाइनल लेंथ ब्रेथ, एल डैश बी डैश, जितना इंक्रीज हुआ ले लिया। हमको फाइनली एरिया इक्वल करना था, तो वी इक्वेटेड बोथ ऑफ देम, एंड हमको ये पता लगा कि जो न्यू ब्रेथ होगी दैट वुड बी 5/8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। राइट, फिर हमको पता करना था कितना डिक्रीज हुआ, तो वी यूज द डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, डिक्रीज परसेंट कितना हो गया, डिक्रीज बाय इनिशियल इनटू 100। ऐसे ही अगर इंक्रीज पूछा जाए तो कभी, तो सेम इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज बाय इनिशियल इनटू 100। समझ में आया क्या? आई होप इट्स क्लियर, राइट? ओके, टू द नेक्स्ट वन देन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 20 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स इज 20, देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर अमंग दीज 20 नंबर्स। ओके, देखो वापस एवरेज का क्वेश्चन है क्या? तो मुझे पता है कि एवरेज इज सम अपॉन नंबर, तो ये तो लग रहा होगा कहीं ना कहीं, श्योरली लग रहा होगा। ठीक है, अब बोला क्या है कि 20 नंबर्स का जो एवरेज है वो 20 है। ठीक है, क्या क्या पता है, एवरेज पता है, टोटल नंबर्स पता है, तो 20 इक्वल्स टू सम अपॉन 20। तो सम कितना हो जाएगा, 400। तो ये जो 20 नंबर्स हमको लेने हैं, इनका टोटल सम शुड बी 400, राइट? अच्छा, नेक्स्ट बोला है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बताओ इन 20 नंबर में से। ओके, देखो क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो ऐसा मान लो जो लास्ट नंबर है ना वो सबसे बड़ा है। ठीक है, लास्ट नंबर सबसे बड़ा है, ऐसा मान लिया मैंने, है ना? तो बाकी के जो 19 नंबर होने चाहिए, एक तो वो डिफरेंट होने चाहिए, और पॉजिटिव होने चाहिए, और इंटीजर्स होने चाहिए। तो मुझे सोच के बताओ, अगर लास्ट वाला मुझे सबसे बड़ा चाहिए, तो बाकी नंबर मुझे जितना छोटा हो सके उतना लेना पड़ेगा, राइट? तो मुझे 19 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर बता दो, या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स बता दो। तो क्या होंगे, 1 2 अप टू 19, और जो लास्ट नंबर है उसको मान लेते हैं हम x। बात सही है क्या? अब सिंपली 1 से 19 प्लस x, इस पूरे का सम कितना होना चाहिए, 400। 1 to 19 ही क्यों लिया, क्योंकि हमको ये जो x चाहिए था ना, ये लार्जेस्ट चाहिए, तो इसका मतलब हमें बाकी सारे नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल लेने चाहिए। लेकिन फिर ये क्वेश्चन आता, सर सबको 1 1 1 ले लेते, लेकिन वापस से क्या बोला है, डिफरेंट। अगर डिफरेंट नहीं बोलता ना, तो मैं सारे नंबर को 1 1 1 ले लेता। क्लियर है क्या ये बात? तो 1 से 19 तक का सम पता है क्या? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज, या फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1/2। तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो। n कितना हो जाएगा, 19 नंबर्स है ना, तो 19 इंटू 20/2, 190 आ जाएगा विथ x। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 400। तो बस अब तो सिंपल होगी इक्वेशन, 190 प्लस x शुड बी 400, क्योंकि टोटल सम तो वही रहेगा, कोई भी नंबर ले लो, सम शुड बी 400।
सॉल्व कर लो, विल गेट एक्स एज कितना आएगा 210, 210, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या? क्लियर है? इजी क्वेश्चन। देखो अभी बताया था मैंने, एवरेज आएगा तो सिंपली हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एवरेज का फॉर्मूला है, जो भी पता है वो यूज कर लिया, मिसिंग वाला फाइंड कर लिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ना, देखो ये जबरदस्ती इतने बड़े बड़े से क्वेश्चन देते हैं, है ना, ऐसे 2 लाइन का 3 लाइन का, सो दैट हम जब उनको पढ़ रहे हो ना तो हम कंफ्यूज हो जाएं कि क्वेश्चन क्या है। बट एक्चुअली में अगर हम स्लोली लाइन बाय लाइन, फ्रेज बाय फ्रेज अगर उसको लिखते जाएं तो ना बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। देखो कैसे, देयर आर 2 पर्सन्स और डेली वेज मतलब सैलरी, देयर सैलरी इज इन द रेशियो ऑफ 3:5। अच्छा, कभी भी रेशियो में कुछ गिवन होता है तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं? वी अज्यूम कि लेट देयर वेजेस बी 3x एंड 5x। सही है, ऐसे ही लेते हैं। फिर दे वर्क इन अ प्लेस एंड एम्प्लॉयर इज सेटिस्फाइड विद देयर वर्क एंड गिव्स ₹20 मोर टू ईच। तो दोनों को 20-20 रुपए और दे दिए। तो बताओ पहले पर्सन के पास कितने हो गए? 3x + 20 और सेकंड के पास हो गए 5x + 20, क्योंकि दोनों को 20-20 रुपए दे दिए। अच्छा, देन रेशियो ऑफ देयर वेजेस, मतलब इन दोनों का, मतलब न्यू जो 20 रुपीज देने के बाद जो रेशियो होगा, दैट कम्स आउट टू बी 13:21। मतलब 3x + 20 ओवर 5x + 20, 13/21 हो गया। अब हमको बेसिकली क्या पूछा है? सम ऑफ ओरिजिनल वेजेस, मतलब जो ओरिजिनल स्टार्टिंग में वेज थी इसका सम, मतलब हमको पूछा 8x पूछा एक तरीके से। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, x निकाल लूं, तो आई गेस काम बन जाएगा। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, राइट? कितना हो जाएगा? 63x + 420, 65x + 260। ठीक है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 260 को इधर ले आते हैं तो दैट वुड बी 160, 420 - 260 और दिस विल बी 2x, 65x - 63x, राइट? सॉल्व कर लो, x विल कम आउट एज 80। सही है क्या? x 80 आ रहा है क्या? देखो जल्दी से। अच्छा, x आ गया तो हमको पता था हमें 8x निकालना है, तो 8 × 80 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 640। 640 वुड बी दी आंसर, 640 हो जाएगा आंसर। इजी था क्या? लेकिन ना एक बार में पढ़ते ना तो थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन होता कि बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, राइट? बोलना क्या चाह रहा है, मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, राइट? तो हमने सिंपल एक एक लाइन की स्टार्ट किया। रेशियो गिवन था, अज्यूम कर लिया। देन एम्प्लॉयर ने उनको 20-20 रुपए दिए थे, मान लिए, ठीक है। फिर गिवन था रेशियो। फिर तो बेसिक सॉल्विंग पार्ट रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स का वैल्यू फाइंड किया, राइट? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट ओके, लेट्स अगेन। देखो वापस से क्वेश्चन जो भी होगा हम धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसके बारे में जो भी लिख सकते हैं लिख लेंगे, ठीक है। अनिरुद्ध गोज टू वेजिटेबल मार्केट टू बाय अनियंस, ठीक है। ही कैरीज मनी टू बाय 3 kg अनियंस। अच्छा, हुआ क्या, वो कुछ पैसे लेके गया, क्या हमें पता है? नहीं। कितने केजी अनियंस ले रहा है? 3, ठीक है। 3 किलो प्याज लेने वाला है, ओके। बट ऑन रीचिंग द मार्केट ही फाइंड्स दैट द प्राइस ऑफ अनियन हैज इंक्रीज्ड। तो देखो बेसिकली क्वेश्चन किस पे? प्राइस ऑफ अनियन पे। तो अपन मान लेते हैं कुछ कि लेट 1 kg ऑफ प्राइस ले लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ अनियन बी x। अच्छा देखो, x मान करके कर सकते हो, बट ना परसेंटेज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसी चीज है जो ना बहुत जल्दी से सोच सकते हो। क्या? अगर परसेंटेज के क्वेश्चन में कहीं पर भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं दी हुई है, मतलब रुपीज में कुछ गिवन नहीं है ऐसा, तो हम क्या कर सकते हैं, या जो भी हम, जैसे इसमें प्राइस की बात कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके का प्राइस गिवन है क्या? नहीं।
तो रादर देन अज्यूमिंग x हम कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा 1 2 3 10 15 40 कुछ भी, बट इजीएस्ट क्या होता है इज 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज इज आउट ऑफ 100, तो इसलिए 100 लेने से ना वो परसेंटेज वाला फैक्टर बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इस बार मैंने क्या मान लिया कि लेट 1 kg ऑफ अनियन का कॉस्ट कितना है 100, तो मुझे बताओ 3 kg अनियन का कॉस्ट कितना होगा? सिंपली यूनिटरी मेथड है, रुपीस ले लेते हैं, रुपीस 300। ठीक है, तो इसका मतलब अनिरुद्ध घर से कितने पैसे लेके गया होगा 300, तो ये कितने पैसे लेके गया था 300 रुपीज लेके गया था। ठीक है, ओके। अब ना जब वो मार्केट पहुंचा तो ये लिखा हुआ है कि प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया है, तो न्यू प्राइस ऑफ अनियन देखते हैं। ठीक है, तो न्यू प्राइस ऑफ 1 kg अनियन 100 था, 20% इंक्रीज हो गया। तो देखो इसलिए मैंने 100 लिया था क्योंकि अब परसेंटेज वाला फैक्टर खत्म हो जाता है 100 लेते ही। 100 20% इंक्रीज मतलब कितना हो गया 120 डायरेक्टली, राइट। तो 1 kg का कॉस्ट कितना हो गया 120। अब क्या पता करना है कि अगर वो जितने रुपए लेके गया था ना उतने से ही उसको बाय करना है, तो कितनी क्वांटिटी बाय कर पाएगा। मतलब पहले तो वो 3 kg लेने गया था, लेकिन क्योंकि अब प्राइस बढ़ गया तो 3 kg थोड़ी मिलेंगे, थोड़े से कम मिलेंगे, वो हमें फाइंड करना है कि कितने मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो कितने मिलेंगे, देखो ऐसा सोचो, अब इसको यूनिटरी मेथड की तरह ट्रीट कर दो। 120 रुपीज में कितना आ रहा है 1 kg, तो 1 रुपी में कितना आएगा 1/120 kg। और अनिरुद्ध के पास कितने पैसे थे 300, तो 300 में कितना आएगा 300/120। सिंपली सॉल्व इट, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। कैंसल आउट कितना आ जाएगा 6 से 2, 6 से 5, तो 5/2 मतलब 2.5 kg। ठीक है, तो कितना हो गया आंसर अपने पास 5/2 kg या 2.5। ठीक है, तो लेने तो वो 3 kg गया था, लेकिन कितने लेकर लौट के आया 2.5 kg। ठीक है, क्लियर है क्या बात? इजी क्वेश्चन था। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थे। ठीक है, x मान करके b कर सकते थे हम, लेकिन वापस अगर कुछ भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं गिवन हो या जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चीज इन वैल्यूज नहीं गिवन हो, तो यू कैन स्टार्ट विद 100 डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो देर आर 3 नंबर्स और उनका सम है 204। ओके, अब देखो क्या गिवन है, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो और सेकंड और थर्ड का रेशियो। तो जो नंबर्स हैं वो अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से ए बी सी। तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो 204 है। a और b का रेशियो 2/3 है, b एंड c का रेशियो 5/3 है। ये बात समझ में आई क्या? और हमको सेकंड नंबर चाहिए, मतलब हमको b चाहिए कितना होगा। ठीक है, देखो ये ना बेसिकली रेशियो का क्वेश्चन हो गया कि a और b 2/3 है, b/c 5/3 है। तो फाइंड, बेसिकली अगर मैं किसी तरीके से a रेशियो b रेशियो c निकाल लूं, देन आई कैन इजीली सॉल्व फॉर दिस, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर किसी भी चीज का रेशियो गिवन है तो जो कॉमन पार्ट है ना दैट इज b, इसका जो रेशियो वाला पार्ट है ना दैट इज 3 and 5, इसको इक्वल बना लो। एंड इक्वल बनाने का सबसे सिंपल तरीका एलसीएम ले लो। तो 3 and 5 का 15 है, तो इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विल गेट 10/15, और इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विल गेट 15/9। तो ये जो b वाला पार्ट है दोनों में 15 बन गया क्या? देन वी कैन से a is to b is to c would be 10 is to 15 is to 9। तो आई गेस नाउ यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, 10 is to 15 is to 9। ठीक है, तो ए बी सी का रेशियो पता लग गया, हमको पता है तीनों का सम 204 है। तो लेट्स अज्यूम a to be 10x, 15x एंड
9x, तो ऐड कर लेते हैं 10x प्लस 15x प्लस 9x इज 204, सॉल्व करो 25 34x, सो x वुड बी 204 ओवर 34, कितना आएगा 17 से कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, 2 टाइम्स 12 टाइम्स 6, तो आ गया x इक्वल टू 6। चाहिए क्या था, सेकेंड नंबर दैट इज b, मतलब 15x, तो b वॉज 15x, कितना हो जाएगा 15 इंटू 6 इज 90, विल गेट द आंसर एज 90। तो जो सेकेंड नंबर है दैट इज इक्वल टू 90। क्लियर है क्या। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, ये a और b का रेशियो वाला पार्ट, ठीक है, a और b का रेशियो गिवन था, b और c का रेशियो गिवन था, तो हमने डायरेक्टली a:b:c का रेशियो फाइंड कर लिया। क्लियर है क्या, करेक्ट, आया, समझ में आया, राइट, ओके, नेक्स्ट। ओके, 2013 में आया था, देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है कि देर आर सम टॉयज, कितने वी डू नॉट नो, 1/3 को 15% प्रॉफिट पे बेचा, 1/4 को 20% पे, और बाकी बचे हुए 24% पे। टोटल प्रॉफिट पता है एंड टोटल प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। देखो अब जो भी चीज नहीं पता होती है ना, तो अपन उसको कुछ मानते हुए चलते हैं। जैसे टॉयज थे, नहीं पता कितने, तो मान लेते हैं x, सो लेट देयर आर x टॉयज, ठीक है। अच्छा, एक चीज लास्ट में हमको ना प्राइस चाहिए टॉयज का, तो टॉयज का प्राइस भी कुछ ले लेते हैं। तो प्राइस ऑफ ईच टॉय इज y, ऐसा मान लेते हैं। प्राइस जो माना मैंने y, तो देखो एक टॉय का प्राइस y था, तो x टॉयज का प्राइस कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा क्या। तो बेसिकली हमको xy फाइंड करना है, ठीक है। तो x और y इंडिविजुअली नहीं भी मिले चलेगा, अगर इनका प्रोडक्ट मिल जाए तो अपने को वही फाइंड करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, 1/3 ऑफ देम आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। तो कितने 15% प्रॉफिट पे गए, 1/3। तो पहले तो 15% प्रॉफिट कितना होगा वो देख लेते हैं। तो देखो अगर एक टॉय का प्राइस y है, तो 15% प्रॉफिट मतलब 15% एक तरह से इंक्रीज, 15% ज्यादा, तो y में 15% बढ़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 115y बाय 100, 15% इंक्रीज कर दिया क्या। अब ये एक टॉय पे या एक टॉय का सेलिंग प्राइस हो गया, या एक टॉय का प्रॉफिट ले लेते हैं इधर से, ठीक है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट पता है ना हमको, तो हाँ ठीक है। तो 15% प्रॉफिट हम डायरेक्टली ना, प्रॉफिट गिवन है ना क्योंकि, तो हम क्या कर देते हैं, 15% प्रॉफिट मतलब 15% ऑफ y, ठीक है, 15% ऑफ y, तो प्रॉफिट आ गया 15y बाय 100 डायरेक्टली। अब ये जो प्रॉफिट था, ये तो एक टॉय के लिए निकाला अपन ने, ऐसे कितने टॉय थे, 1/3 आउट ऑफ x। तो फर्स्ट केस के लिए ऐसा मान लेते हैं, फर्स्ट केस के लिए x/3 टॉयज इंटू 15y बाय 100 हो जाएगा क्या। देखो एक टॉय पे 15% प्रॉफिट था, तो हमने माना था प्राइस y है, तो 15% ज्यादा मतलब 15y बाय 100 प्रॉफिट होगा इन मॉनेटरी वैल्यूज, इन प्राइस वैल्यूज। और ऐसे x/3 टॉयज थे, तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 5xy बाय 100। अब देखो इसको ना बाय 100 इसलिए रहने दे रहा हूं, कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो उसके बाद आई गेस हो सकता है कि कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट ना हो, और परसेंटेज में 100 सबसे बेस्ट चॉइस होता है, रहने दिया करो, ठीक है। अच्छा सिमिलरली सेकेंड केस की बात कर लेते हैं। देखो 20% प्रॉफिट है, तो जैसे इधर 15% था, तो 15y बाय 100, 20 होता तो 20y बाय 100 हो जाता, राइट। तो हम बोल सकते हैं क्या कि x/4 इंटू 20y बाय 100, ये भी गया, कितना बचा, ये भी 5xy बाय 100,
तो देखो फर्स्ट केस में दिस इज द फर्स्ट केस 1/3 वाला, 1/4 वाला सेकंड केस और रेस्ट। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा, रेस्ट मतलब बचे हुए। तो देखो हमने 1/3 ऑफ टॉयज ले लिए, 1/4 ऑफ टॉयज ले लिए, तो कितने बचेंगे? तो पहले फाइंड कर लेते हैं रिमेनिंग टॉयज कितने हो जाएंगे। रिमेनिंग x माइनस एक्स बाय 3 प्लस एक्स बाय 4, ठीक है, x बाय 3 प्लस एक्स बाय 4 सॉल्व कर लो। दिस वुड बी x माइनस 7x बाय 12 मतलब 5x बाय 12। तो इतने टॉयज बचेंगे। तो थर्ड केस रेस्ट वाला, ये थर्ड केस 24% प्रॉफिट वाला। तो थर्ड केस में 5x बाय 12 टॉयज से देखो सिमिलरली जैसे इधर लिया था, जितने टॉयज मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट 24%, तो 24% ऑफ y, 24% ऑफ y। सही है क्या? ओके, सॉल्व कर लेते हैं वापस से। कितना आ गया? 10xy बाय 100। देखो मैंने नीचे जो 100 था ना उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में नहीं कैंसिल आउट किया था, ठीक है। ओके, अब टोटल प्रॉफिट दे रखा है, तो मतलब 1 + 2 + 3 टोटल प्रॉफिट होगा। तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 वुड बी 3200, राइट। तो जल्दी से पुट कर दो, सॉल्व कर लो। कितना आया? देखो सिंपल ऐड कर लेते हैं ना, देखो बाय 100 XY तो सब में है, तो 5 और यहाँ 10, तो 20 हो गया डायरेक्टली 20xy बाय 100। अब सॉल्व कर लो, कैंसिल आउट 2, 5 उधर जाएगा, तो xy वुड बी 3200 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15 and 1 16,000। अब देखो यहां पर x और y नहीं फाइंड किया है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमसे डायरेक्टली क्या पूछा था, xy कितना होगा। तो कितना हो गया xy? 16,000। तो टोटल प्राइस हो जाएगा टॉयज का, दैट वुड बी 16,000। समझ में आया क्या? तो सिंपल जो प्रॉफिट गिवन था अकॉर्डिंगली प्रॉफिट लिया, नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 3 केस बनाए, तीनों मतलब 15% प्रॉफिट वाला, 20% प्रॉफिट वाला एंड 24% प्रॉफिट वाला। क्लियर है क्या? एंड टोटल प्रॉफिट क्योंकि गिवन था 3200, इक्वेट कर दिया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ xy एज 16,000। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। ओके, टू द नेक्स्ट देन। ओके, देखो वापस से देखो, देख रहे हो हर बार वही बड़े से लैंग्वेज वाली क्वेश्चन लिख रहा है क्या ये चीज, राइट? तो क्या लिखा हुआ है? अ वेंडर हैज 4 रेगुलर कस्टमर्स, ठीक है, कोई एक दुकानदार है ना, उसके पास 4 कस्टमर है रेगुलर। ही सेल्स टू द फर्स्ट कस्टमर हाफ हिज स्टॉक ऑफ केक्स। अच्छा, तो ये केक बनाता है, फर्स्ट कस्टमर को आधे केक दे देता है, एंड हाफ अ केक मतलब आधा केक और। तो कुछ केक की बात है, तो मान लेते हैं वापस से, तो लेट नंबर ऑफ केक्स बी x, ठीक है, नंबर ऑफ केक्स बी x। तो जो फर्स्ट कस्टमर है उसको कितने केक देता है? हाफ, जितने भी उसके पास केक है ना उसका हाफ, तो x केक है तो x/2 एंड हाफ अ केक, तो प्लस आधा केक और, ठीक है। जो भी स्टॉक है जितने भी लेते हैं, सपोज 100 केक्स होते है ना, तो 50 + हाफ ये तो नहीं दे पाता है ना, या ऐसा होता 100 में से आधे और आधा 50 एंड हाफ दे दिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरीके से गिवन है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट कस्टमर को कितने दिए? x + 1/2, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेल्स टू द सेकेंड कस्टमर हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बचे हुए का हाफ दिया अब, ठीक है। तो पहले एक बार फाइंड कर लेते हैं कितना रिमेनिंग होगा। इतना तो फर्स्ट कस्टमर ले गया ना, तो रिमेनिंग कितना हुआ?
x माइनस टोटल में से माइनस जो जितने ले गया x प्लस 1/2, x माइनस x प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 1/2 दैट वुड बी x माइनस 1/2। ठीक है, x माइनस 1/2 रिमेनिंग हो गए। क्लियर है क्या? अब सेकेंड कस्टमर को कितने दिए, हाफ ऑफ द रिमेनिंग। ओके, तो सेकेंड कस्टमर की बात करते हैं। हाफ ऑफ रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है, इसका हाफ, तो हाफ ऑफ x माइनस 1/2 एंड हाफ अ केक, एंड हाफ अ केक, वो आधा केक हर बार। ठीक है, अच्छे कस्टमर है ना उसके, तो वो आधा केक दे देता होगा। ठीक है, तो हाफ अ केक दे दिया, तो कितने दे दिए, एक बार सॉल्व कर लेते हैं वापस से। x माइनस 1/4 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस 2/4 दैट इज x प्लस 1/4, x प्लस 1/4 सेकेंड कस्टमर ले गया। देखो सब चीज वेरिएबल में चल रही है, ये फर्स्ट कस्टमर इतने ले गया, सेकेंड कस्टमर इतने ले गया। ठीक है, आगे ही रिपीट्स इट फॉर थर्ड एंड फोर्थ कस्टमर, तो यही चीज करता है, जितने बचे हुए उसका आधा एंड आधा और, मतलब आधा ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक प्लस हाफ अ केक। ठीक है, तो एक बार वापस से रिमेनिंग निकालते हैं सेकंड के बाद, तो कितने रिमेनिंग होंगे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, रीजन क्योंकि वापस रिमेनिंग पता करने, तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा कितने स्टॉक में थे। देखो x में से फर्स्ट कस्टमर इतने ले गया, इतने x माइनस 1/2 रिमेनिंग थे, इसमें से भी कुछ पार्ट ये ले गया सेकंड वाला, तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, x माइनस 1/2 में से माइनस कर देंगे जितने सेकंड कस्टमर ले गया, दैट इज x प्लस 1/4, x प्लस 1/4। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है 2x माइनस 2 माइनस x माइनस 1/4 x माइनस 3/4, इतने रिमेनिंग हुए। अब थर्ड कस्टमर कितने ले जाएगा, इस रिमेनिंग का हाफ और प्लस हाफ, तो हाफ ऑफ x माइनस 3/4 प्लस हाफ। सॉल्व कर लो इसको जल्दी से, कितना आएगा x माइनस 3/8 प्लस हाफ, तो x माइनस 3 प्लस 4, x माइनस 3 प्लस 4/8 दैट इज x प्लस 1/8। ओके, अब फोर्थ के लिए भी सेम करना पड़ेगा, बट एक चीज मैंने यहां नोट करी, ध्यान से देखो, फर्स्ट कस्टमर ले गया, देखो डिनोमिनेटर उससे एक कम, तो x प्लस 1/2, सेकेंड कस्टमर ले गया x प्लस 1/4, अच्छा नहीं, x प्लस 1/2, x प्लस 1/4, x प्लस 1/8। तो हर बार अगर मैं इसी पैटर्न से चलता जाऊं तो ऊपर तो x प्लस 1 आ रहा है और नीचे 2 की पावर आ रही है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो सोच के देखो फोर्थ कस्टमर के लिए क्या मैं डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूं कि वो x प्लस 1/16 ले जाएगा, x प्लस 1/16 ले जाएगा। समझ में आया क्या, x प्लस 1 और 2 की पावर 4 हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ फाइनली ही इज लेफ्ट विथ 15 केक्स, तो मतलब ये सब केक्स देने के बाद वेंडर के पास 15 केक्स अभी भी बचे हैं। तो क्या कर लेते हैं, देखो 1 2 3 एंड 4 ये केक्स गए, और ये जो 15 बच्चे हैं ये भी मान लेते हैं इसके पास है। ठीक है, तो अगर ये सब गए तो बचे कितने 15। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इन सब का सम जो होगा, ठीक है, वो x माइनस 15 होगा, या ऐसा बोल देते हैं सारे कस्टमर्स प्लस 15 इज इक्वल टू टोटल केक्स, राइट। तो सारे कस्टमर्स का सम कर लेते हैं, x प्लस 1/2, x प्लस 1/4, x प्लस 1/8, x प्लस 1/16 प्लस 15 इज x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई गेस वील गेट द वैल्यू ऑफ x, और यही पूछा गया था नंबर ऑफ केक्स ही हैड इन द बिगिनिंग, तो x फाइंड आउट करना है। सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट से।
देखो x प्लस 1 तो कॉमन आ रहा है, एंड हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 इज इक्वल टू x माइनस 15। ऐसा कर देते हैं, x माइनस 15, उस 15 को मैं वहां ले गया। इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, कितना आएगा? ठीक है, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर कहीं पर। तो x प्लस 1 इंटू 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1/16 इक्वल टू x माइनस 15। 8 4 2 1 कितना हो जाएगा? एलसीएम लिया, सिंपली एलसीएम लिया इसका, राइट? 15/16 हो गया ये, 15/16। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15x प्लस 15 इक्वल टू 16x माइनस 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 करेंगे इतना आएगा 160 और 90, 240 को इधर ले आओ, 15x उधर, तो दिस विल बी 240 प्लस 15 इक्वल टू 16x माइनस 15x, 10 x कम्स आउट एज 255। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट ही वाज हैविंग 255 केक्स इन द बिगिनिंग। आया क्या समझ में सबको? बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि 4 कस्टमर थे, सबके निकालने पड़े हमको कि कितने कितने वैल्यूज हैं, कितने कितने केक्स जो है वो लेकर के जाएंगे। ठीक है, आया क्या समझ में? क्लियर? ओके, टू द नेक्स्ट देन। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। टू द नेक्स्ट। ओके, टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, लास्ट आज का। ओके, टू कॉक्ड व्हील्स ऑफ विच वन हैज, ओके पहले तो ये समझते हैं थोड़ा सा, कॉक्ड व्हील्स क्या होते हैं? तुमको पता है क्या? बेयरिंग्स वगैरह, या यू कैन थिंक ऑफ कि है ना, ऐसा व्हील्स हैं और इसमें से है ना, इसको घुमाने के लिए ऐसे होल्स हैं इसके अंदर, तो दिस इज नोन एज लाइक अ कॉक्ड व्हील। ठीक है, ऐसे 2 कॉक्ड व्हील हैं, एक के अंदर 16 कॉक्स हैं, मतलब 16 होल्स हैं ऐसे, और दूसरे के अंदर 27 कॉक्स हैं, तो दूसरे में ऐसे 27, तो मतलब 2 हैं, एक के अंदर ऐसे 16 होल्स हैं, एक के अंदर 27 होल्स हैं। मैश इनटू ईच अदर, मतलब अब ये ना आपस में क्या कर रहे हैं? देखो ऐसा समझो इसको कि फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला, अब ये ना आपस में जो होल्स है ना, इसके अंदर कुछ फिट हो गया, ठीक है, और ये एक दूसरे को इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो 2 व्हील्स हैं 16 और 27 वाले, तो सपोज ये 16 वाला है और ऐसे ही एक और है ना 27 वाला, तो क्या करेगा? तो ये आपस में एक दूसरे को रोटेट करवाएंगे, तो ये 27 वाला इसको रोटेट करवाएगा एंड 16 वाला इसको रोटेट कराएगा, जस्ट लाइक बियरिंग्स। ठीक है, वो इस तरीके से, सपोज इस तरीके से वो उसके अंदर मैश हो गई, फिट हो गई, है ना, एंड देन वो एक दूसरे को चालू रोटेट कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है इस वजह से, क्योंकि देखो इसके अंदर 27 होल्स हैं या कॉग्स हैं और इसके अंदर 16, तो ये वाला जो है ये 16 वाले को रोटेट करेगा, और क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कॉग्स है तो इसको तेजी से रोटेट करेगा, तो जिसके अंदर कम होल्स वो ज्यादा स्पीड से रोटेट करता है इन कंपैरिजन टू जिसके अंदर ज्यादा होल्स। तो सोच के बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी? लेट्स से दिस इज S1 S2, S1 की स्पीड ज्यादा होगी कंपैरेटिव टू S2। ये बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? राइट एवरीवन, ये बात क्लियर हुई? ओके, तो S1 इज ग्रेटर देन S2, ये बात समझ में आई? तो देखो होता क्या है कि ये फर्स्ट व्हील सेकंड को रोटेट कर रहा है, सेकंड फर्स्ट को रोटेट कर रहा है। अब जब ये रोटेट करेंगे तो 27 वाला इसको रोटेट करने में जब हेल्प करेगा तो वो उस ही रेशियो में रोटेट करवा पाएगा जितने उसके अंदर कॉग्स होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आगे क्या लिखा हुआ है, लैटर टर्न्स 80 टाइम्स इन 3 क्वार्टर्स। लैटर मतलब बाद वाला, बाद वाला मतलब ये 27 वाला, तो 27 वाला 80 टाइम्स रोटेट करता है इन 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर्स मतलब 3/4 ऑफ मिनट।
ठीक है, तो अगर मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लूं तो 3/4 ऑफ मिनट इज 45 सेकंड्स। तो ऐसा मान लो कि इट इज टर्निंग 80 टाइम्स इन 45 सेकंड्स। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 80 टाइम्स इन 45 सेकंड्स। तो अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं तो कहना है इट वुड बी 80/45 टर्न्स पर सेकंड या रोटेशन पर सेकंड। तो ये वाला जो व्हील है 27 कॉग वाला, वो 80/45 टर्न्स पर सेकंड ले रहा है। हमें नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए मेड बाय द अदर इन 8 सेकंड्स, मतलब एक तरीके से इसकी स्पीड चाहिए S1 की। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला, जो जिसके अंदर ज्यादा कॉग्स होंगे वो दूसरे वाले को रोटेट कर रहा है और उस ही रेशियो में रोटेट होंगे जितने उनके होल्स हैं। तो देखो 16 वाला किसको रोटेट कर रहा है? S2 को। तो 16:27 अगर मैं करूं, ठीक है, 16:27, तो 16 वाला S2 को स्पीड देगा और 27 वाला S1 को स्पीड देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं 16/27 इज इक्वल टू S2/S1। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात क्लियर हुई क्या सबको? तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जब वो आपस में रोटेट कर रहे हैं तो वो उसी रेशियो में रोटेट करेंगे जिसके उतने होल्स हैं। तो 16 वाला S2 को रोटेट कर रहा होगा उसी रेशियो में जितना 27 वाला S1 को करेगा, मतलब 27 वाला S1 को देगा। तो मैंने 16/27 किया क्योंकि 16 S2 को घुमाने वाला है और 27 S1 को घुमाने वाला है। ठीक है, तो इनको इक्वेट कर देंगे। ओके, लेट्स सॉल्व। तो S2 कितना हो गया? 80/45 और लेट S1 भी x, है ना। देखो क्योंकि S2 टर्न्स पर सेकंड था तो ये भी x टर्न्स पर सेकंड ऐसा मान लेते हैं। सेम लेना पड़ेगा यूनिट। सॉल्व कर लेते हैं। 5 9 3 समझ में आया क्या? 16 को 80 से काट दिया, सॉल्व किया तो वी गॉट x इक्वल टू 3। मतलब जो पहले वाला व्हील था ना, ये फर्स्ट व्हील S1 स्पीड वाला, उसकी स्पीड कितनी है? 3 टर्न्स पर सेकंड। तो एक सेकंड में 3 टर्न्स। हमें क्या फाइंड करना था? 8 सेकंड्स में कितने टर्न्स होंगे? तो सिंपल यूनिटरी मेथड, 8 सेकंड्स में इट विल बी टर्निंग 24 टाइम्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं? द आंसर वुड बी 24 टर्न्स। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो देखो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो कॉग्स हैं, ये जो व्हील्स हैं, ठीक है, जब ये मैश होंगे एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो छोटा वाला, या फॉर एग्जांपल जस्ट छोटा वाला दूसरे वाले को, बड़े वाले को रोटेट करेगा और बड़ा वाला छोटे वाले को रोटेट करेगा। इस वजह से क्या होता है, जो छोटा वाला होता है ना वो ज्यादा तेजी से टर्न करेगा कंपेरेटिव टू बड़े वाले से, और उसी रेशियो में टर्न करेंगे। जैसे 16 और 27 जितने कॉग्स हैं वो उसके ऑपोजिट वाले को, दूसरे वाले को उस स्पीड में रोटेट करेंगे। समझ में आई क्या ये बात? क्लियर है? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना। लेट्स रैप इट अप ओवर हियर। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए और भी यूनिट्स के लिए अब मिलते रहेंगे अपन आगे भी, और इसी तरीके से अपनी जो NMTC की तैयारी है वो प्रिपेयर करते रहेंगे, उसकी पूरी तैयारी करते रहेंगे। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू, बाय।